ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बस बढ़िया, ऐसे बोला करिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सर्दी भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, कल वाले नोट्स दिखाइए। और बस गुड। पीछे समझ में आ रहा है? हाँ, ये आप कैसे ऐसे पेजेस में क्यों बना रहे हो नोट्स? कर लूंगी। कल वाला नहीं किया ना अभी तक? कल वाला कर लिया? डेली बेसिस पे कंप्लीट करते रहेगा ना, छूट जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा लास्ट 2 क्लासेस में, सब समझ में आ रहा है? हाँ, कोई डाउट है? कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? मैं पूछ लूँ? पूछ लूँ? ठीक है, नोट्स बंद करिए अपना। अच्छा बताइए, जो रेनेसा हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, उसकी शुरुआत इटली से ही क्यों हुई? हम्म। अच्छा, गुड। और अच्छी कोशिश करिए। अच्छा, मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो उसे। और बताइए, इटली से ही क्यों शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण की? हम्म। हम्म। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। और बताइए पीछे, बताइए आप पीछे। हाँ, समाज कैसा था वहां का? समाज कैसा था? समाज उदार, है ना? क्यों? क्योंकि इटली कैसा केंद्र था? एक व्यापारिक केंद्र था। तो जो ट्रेड सेंटर होगा वहां पे क्या होगा? बहुत सारी संस्कृतियां, ठीक है, जब वहां पे एक जगह इकट्ठी होती हैं तो विचारों का भी आदान प्रदान होता है, और वहां का जो समाज होता है वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा विकासशील हो जाता है। ठीक है, इसलिए इटली से ही वहाँ शुरुआत हुई, बहुत सारे विचारक हुए वहाँ के। और फिर क्योंकि इस समय तक आते आते छापे खाने की भी व्यवस्था हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, तो उनके जो विचार थे वो यूरोप में तेजी से प्रसारित हुए, यूरोप में भी और फिर विश्व के बाकी क्षेत्रों में भी इसका प्रसार हुआ। ठीक है, तो अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया लास्ट 2 क्लासेस में, पहली क्लास में हमने देखा था कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका यूपीएससी की परीक्षा में, प्रारंभिक हो मुख्य परीक्षा हो, इन दोनों में ही क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। पीटी में और मेंस में, दोनों में हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन, कितना पोर्शन पीटी में पूछा जाता है, कितना मेंस में पूछा जाता है, ये हमने कवर किया। सो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि मेंस में हिस्ट्री का कौन कौन सा पोर्शन आएगा, है ना? जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। हो गया है ना बेटा? आपको थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो हिस्ट्री के कितने, हमने जो इंडियन हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स है ना? कौन कौन से हैं? एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में ये तीनों ही पूछे जाते हैं, तीनों से ही प्रश्न आते हैं।
इसके साथ साथ कला और संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इतिहास के साथ साथ कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां पर? प्रारंभिक परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब मुख्य परीक्षा की बात होती है तो मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 जो होगा, वहां पर जो हिस्ट्री का पोर्शन है वहां पे क्या पूछा जाता है? वहां पे आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखो मैं बता देती, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। हालांकि फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने समझाया था आपको, जो इतिहास है हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। जो प्राचीन भारत है, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, वो कहां से कहां तक कवर करती है? उसमें कौन कौन सा पोर्शन आता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में? बताइए। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर, ठीक है, कहां से? प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहां से लेकर हम मुख्य रूप से 1200 ईस्वी तक का इतिहास यहां पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, ठीक है। इसके बाद 1200 के बाद से कौन सी शताब्दी शुरू हो गई? 13वीं शताब्दी की शुरुआत हो जाती है। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी मतलब 100 वर्ष, है ना। सेंचुरी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, दशक मतलब 10। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं 13वीं शताब्दी की शुरुआत से, 13वीं शताब्दी की शुरुआत हो जाएगी तो कहां से कहां तक काउंट करेंगे हम? 1200 के बाद से लेकर 1300 तक, वो 13वीं शताब्दी हो गया। तो 13वीं शताब्दी से लेकर हम मुख्य रूप से, हाँ 1750 कह सकते हैं, 18वीं शताब्दी के मिड तक, है ना, 18th सेंचुरी के मिड तक, मध्य तक हम इसे मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। और यहां से फिर हम यही 18वीं शताब्दी, यहां पूर्वार्ध हो जाएगा। पूर्वार्ध, शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट 50 years ऑफ दिस सेंचुरी। तो यहाँ 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर मध्य तक, यहाँ मध्य से कहां तक? आधुनिक भारत को हम कहां तक पढ़ते हैं? इसे हम वर्तमान तक कंसिडर कर सकते हैं। और वर्तमान तक भी जब हम लिखेंगे तो हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक स्वतंत्रता तक और दूसरा स्वतंत्रता के बाद का भारत। ठीक है। इसी तरीके से ये जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर 1200 तक, है ना, 12वीं शताब्दी कंप्लीट, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ 700 ईस्वी तक जो होगा, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 700 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। और 700 से 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसको हम अलग से पढ़ते हैं। इसी में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। जनरली ये जो 700 to 1200 वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इससे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? पूर्व मध्यकाल। तो जैसा कि इसका नाम है पूर्व मध्यकाल, मतलब मध्यकाल में जो परिस्थितियां रही होंगी उनका जो ग्राउंड है, ठीक है, उनकी भूमिका है, वो कहां पर बनी होंगी?
इस समय में बनी होगी। समझ में आ रहा है? इसको ये नाम क्यों दिया गया? इस टाइम पीरियड को, इन 700 से लेके 1200 ईस्वी तक का जो टाइम है, इसे हम पूर्व मध्यकाल जब कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मध्यकाल में जो परिस्थितियां थी वही उन परिस्थितियों की शुरुआत कहीं ना कहीं कहां से हो गई थी? यहां से, इस टाइम पीरियड से उसकी शुरुआत हो गई थी। क्लियर है? इसीलिए इसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारे जो भारत का जो इतिहास है उसका विभाजन है, इस तरीके से इसको विभाजित किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। अब यूपीएससी का जो हमारा एग्जाम है उसमें जब हम पीटी की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्यकाल से भी पूछा जाता है और आधुनिक भारत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको बेटा? समझ में आ रहा है ना? तो प्रारंभिक परीक्षा में ये तीनों ही पूछे जाते हैं। और जब बात मुख्य परीक्षा की आती है तो मुख्य परीक्षा में आपको बोर्ड विजिबल है? अब तो मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है बताइए? मुख्य परीक्षा में ये पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, सिलेबस में मेंशन है ये पोर्शन मुख्य परीक्षा के, लेकिन अगर हम ध्यान से अगर इसको देखें, 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरुआत हो रही है इसकी, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डिटेल में जिसका आंसर हमें लिखना है, तो आप आंसर लिखने के लिए तभी कैपेबल हो पाओगे जब उसकी थोड़ा बैकग्राउंड उसका आपको पता होगा। ठीक है, तो 1750 से मतलब मिड ऑफ 18th सेंचुरी से भले ही आपके सिलेबस की शुरुआत होती हो, लेकिन फिर भी आपको 18th सेंचुरी की शुरुआत से ही सब पता होना चाहिए। और आई विल से कि जब से यूरोप की कंपनियां भारत में आई उसके बाद का जो भी परिस्थिति रही उसके बाद की, वो सभी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में आधुनिक भारत का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ, इतिहास के साथ साथ जो कला और संस्कृति लिखा हुआ है, कला और संस्कृति के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके तीनों पार्ट से आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों ही इंपॉर्टेंट है कला और संस्कृति के लिए। क्लियर है? सिलेबस किस किस ने पढ़ा यूपीएससी का? अच्छा, जो बाकी इन्होंने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? बार बार पढ़ो। फिर अगर एक बार पढ़ने से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बार बार पढ़िए। सब्जेक्ट के हिसाब से देखिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या पोर्शन पढ़ना है ना? सिलेबस को बार बार पढ़िए। सिलेबस तो ऐसी चीज है जितनी बार पढ़ेंगे आप उतना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि बस हाँ अगर कह दिया कि सिलेबस देख लीजिएगा, तो आप लोग बड़े ईमानदार हो वैसे। कभी कभी आप लोग सोचते हो मैम ने बोला है या किसी भी सर ने बोला है सिलेबस देखना है, अच्छा ठीक है देख लिया। ये नहीं करना कि सिर्फ देख लिया, देख तो लिया था, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं हमने सिलेबस नहीं देखा, देखा था हमने सिलेबस। ये थोड़ी ना कहा था पढ़ना है भी, समझना भी है। ठीक है, तो अभी सिलेबस पढ़ना भी है, सिलेबस समझना भी है, बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे मुझे किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन कवर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो क्लास शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आधुनिक भारत इतिहास की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो हमारा लेक्चर 1 था, वहां हमने आधुनिक भारत का इतिहास इस सेक्शन में, इस भाग में क्या क्या चीजें कवर होंगी, ये हमने इस चीज का परिचय, इसका एक इंट्रोडक्शन हमने इस लेक्चर में लिया था। ठीक है, और जो हमारा सेकंड लेक्चर था कल, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि वो कौन सी परिस्थितियां थी यूरोप की जिसकी वजह से
यूरोप की कंपनियां एशिया और विशेष रूप से भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आई। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक का नाम क्या था बताइए? पूरे टॉपिक वाइज बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एक नाम याद हो जाना चाहिए। किसका आगमन भारत में? यूरोपीय कंपनियों का। लिखो, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस वर्ड को अंडरलाइन करिए, यूरोपीय। उसके बाद इस वर्ड को भी अंडरलाइन करिएगा और यहाँ पे स्टार मार्क जरूर करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, कि इसे स्टार मार्क क्यों किया गया। कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, भारत में आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो वर्ड हमने अंडरलाइन किया है पहला, ये क्या बताता है हमें? किसके बारे में बता रहा है हमें? यूरोप से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो भी आए वो कहां से आए थे? ये लोग कहां के थे? ये यूरोप के लोग थे। ठीक है, दूसरा, इनकी प्रकृति पता चलती है, इनका नेचर पता चलता है कि यूरोप से जो आए थे वो कौन थे? वो कौन थे? एक बार बोलिए फिर से। कंपनियां थी, है ना? और कैसी कंपनी थी ये? व्यापारिक कंपनी। लिखिए, व्यापारिक कंपनी। ऑनलाइन में भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी भी साथ में नोट्स बनाएंगे, तभी क्लास का फायदा होगा, वरना खाली सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कैसी कंपनी थी? व्यापारिक कंपनी। एक बार फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ। मुझे पता है आपको पढ़ना आता, लेकिन फिर भी मैं अगर बोलती हूँ फिर से पढ़े, फिर से पढ़े, मतलब कोई मतलब उसके पीछे है। ये कौन सी कैसी कंपनी है? ये व्यापारिक कंपनी, व्यापार से जुड़ी हुई कंपनी है। और व्यापार क्या होता है? किसी भी वस्तु की खरीदी या उसको बेचना, है ना? बिक्री और खरीदी। ठीक है, अब व्यापार में अगर किसी वस्तु को खरीदना या बेचना, यही होता है, यही प्रोसेस होती है, यही प्रक्रिया है। तो खरीदना और बेचना, इसमें उद्देश्य क्या होता है? मतलब व्यापार में वस्तु भी हो सकती है, सेवा भी हो सकती है ना? इसमें मुख्यतः वस्तु को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी खरीदी और बिक्री है तो मुझे बताइए उद्देश्य क्या होगा? विक्रय, क्रय और विक्रय। ठीक है, अच्छा, उद्देश्य लिख लीजिए इसका, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट कैसे आता है? जब भी आप व्यापार करते हो प्रॉफिट कैसे आएगा? नहीं, सरप्लस तो प्रोडक्शन के लिए हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट हैं, 10 इकाइयां हैं आपके पास, आपको उस पे लाभ कम मिलेगा? कीमत मतलब मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं। लाभ कैसे होगा? किसी भी वस्तु की का अगर विक्रय किया जाए तो उस कंडीशन में लाभ की स्थिति क्या होती है? लाभ की स्थिति वो होती है कि उस वस्तु को बनाने में जितनी टोटल कॉस्ट लग गई, लागत लग गई है, उससे ज्यादा में उसका विक्रय हो गया। लागत कम है और वो चीज का मूल्य ज्यादा था, समझ गए आप? तो वो हो गया लाभ।
अब इसी लाभ को, और हमने यहाँ पे लिखा कि जो व्यापारिक कंपनी है उस व्यापारिक कंपनी का मुख्य उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। और अभी आपने ही बताया कि लाभ तब होता है जब लागत कम हो किसी वस्तु का, कि लागत कम हो और लागत से ज्यादा में अगर उसका विक्रय हो जाए तो उस पे हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो आप खुद सोचिए, अगर आप व्यापारिक कंपनी होते, आप व्यापारिक कंपनी हैं, तो आप लाभ अर्जित करने के लिए इस कंडीशन में आप क्या सोचते, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे आपके पास? कि या तो मैं प्रोडक्शन इतना ज्यादा करूं, वस्तुओं का निर्माण इतना ज्यादा हो, उत्पादन इतना ज्यादा हो, नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी ज्यादा हो, ठीक है, कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, या सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, किसी भी चीज को बनाने में पूरी जो उसकी प्रोसेस होती है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है, उसमें लेबर की सैलरी भी, उसमें रेंट भी, प्रॉपर्टी भी, उसमें मशीनरी भी, रॉ मटेरियल भी, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, वो सब लागत होती है, उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस भी लागत में ही काउंट हो जाते हैं। ये सारा काउंट होने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये तो टोटल लागत हो गई है। तो ऐसे में आप क्या कोशिश करते हैं, बताइए आप क्या कोशिश कर दो? मैं 4-5 चीजों के नाम बताए हैं, अब आप बताइए आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो क्या करोगे? कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे? वस्तुओं को कम से कम लागत में बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और बताइए लागत कम कैसे होगी, यही तो हम बात कर रहे हैं, इसी में चर्चा है। अच्छा मतलब हाँ ठीक है, जैसे अच्छा वेरी गुड वहां पे रॉ मटेरियल भी हो। वैसे इंडस्ट्री जब लगती है, जहां पे भी इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाए। क्या इसे ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, या वैसी जगह पे रखा जाए जहां पे ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के सारे संसाधन हो, बिजली हो, पानी हो, सुरक्षा हो, स्किल्ड, है ना, लेबर भी आपके पास वहां पे मौजूद हो, पता है सारी चीजें हैं, और जिन जिन वर्कर्स की स्किल की जरूरत है वो लेबर नहीं है आपके पास, वो भी होना चाहिए। फिर आपने सोचा कि अब जो सामान बन गया उसे बेचने के लिए बाजार भी होना चाहिए, मार्केट भी होना चाहिए, तो मार्केट भी पास होना चाहिए। तो इसे कहाँ रखा जाए? इसे रॉ मटेरियल के पास रखा जाए, इसे मार्केट के पास रखा जाए, या कहीं ऐसी जगह पर स्थापित किया जाए जहां से दोनों कनेक्टिविटी पास हो। तो कभी ये मैटर करता है कि आपका रॉ मटेरियल कैसा है, अगर वही इतना भारी है कि उसी को लाने ले जाने में इतनी कॉस्ट हो जाए तो वो भी लागत देता है। वो चलो मेनली इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन मैं इस पे डिस्कशन क्यों कर रही हूँ, ये इसलिए डिस्कशन कर रही हूँ, एक बार जब आपको यूरोपियन कंपनीज का नेचर समझ में आ गया ना, नेचर उनका समझ में आ गया, तो आपको उनकी भारत में जितनी भी उनकी नीतियां थी वो सारी समझ में आ गई। हम कहते हैं कौन सी नीति अपनाई, क्यों? तो वो जो कारण है ना, जो प्रक्रिया है, जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वो सारे तब समझ में आएंगे जब नेचर समझ में आएगा, वरना सिर्फ रटते रह जाओगे। वरना रटते रह जाओगे कि ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीतियां ये थी, इस जगह पे ये वाली भू राजस्व नीति थी, यहाँ महलबाड़ियां, रैयतबाड़ियां, स्थायी बंदोबस्त था। अरे नीतियों के पीछे भी कारण था, समझ रहे हो आप? तो नेचर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना हमें क्या जरूरत है हम 10-15 मिनट इकोनॉमी डिस्कस करें यहाँ पे, समझ रहे हो ना? लेकिन एनालाइज करना है आपको। तो बताइए अब कॉस्ट कटिंग करोगे तो क्या करोगे? लागत कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। इसके लिए क्या किया गया? इसी समय यूरोप में हमने कहा था पुनर्जागरण था, प्रबोधन का टाइम था, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, मशीनों का युग शुरू हो गया था, और मशीनों से जब वस्तुओं का निर्माण होने लगा, तो मशीनों से जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो उत्पादन कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बताइए? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। जब मशीनों से सामान बनता है, ठीक है, जब मशीनों का उपयोग हुआ तो उत्पादन में
वृद्धि हुई, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी प्रोड्यूस होती थी पहले, जितनी इकाइयों का उत्पादन होता था, अब उनकी संख्या बढ़ गई। समय कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? समय कम लगेगा। जो मजदूर थे, जिनकी जरूरत थी, मानव संसाधन जिसे हम कहते हैं, वो उसकी संख्या कम लगेगी, ज्यादा लगेगी? हाँ, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, इसकी आवश्यकता भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब मानव संसाधन कम है, कम समय में ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो गया, कम समय में ज्यादा वस्तु का निर्माण हो गया, तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट कैसी हो गई? कम हो गई, लागत कम हो गई ना। खुश होना चाहिए हमें, पता चल गया लागत उसकी कम हो गई। अब उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, अब प्रॉफिट तो तब होगा ना जब ये सामान जो बना है ये बिक भी जाए, है ना। तो मार्केट सर्च किए जाएं। अब ऐसे में एक बात बताइए, किसी एक कंपनी की तो वहां पे मोनोपोली थी नहीं। यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो भले ही जो उद्योगीकरण है उसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई, लेकिन धीरे धीरे पूरे यूरोप में ही उद्योगीकरण का प्रसार हुआ। छोटी बड़ी मध्यम वर्ग की अलग अलग कंपनीज बनी, फैक्ट्रियां बनी, उद्योग स्थापित हुए, मशीनों का उपयोग होने लगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो जब ऐसा होगा, एक से ज्यादा कंपनीज, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, तो बताइए किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? वेरी गुड, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, तो उसका असर वस्तु के ऊपर कैसे होता है, उसकी कीमत के ऊपर कैसे होता है? मान लीजिए आप सभी कॉम्पिटिटर्स हैं, व्यापारी, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि मेरा जो प्रोडक्शन है, मेरी जो वस्तुएं हैं, इनकी बिक्री तब होगी अगर मैं क्वालिटी अच्छी और रेट, यही करेंगे। अब अगर क्वालिटी अच्छी देनी है, इसका मतलब आप रॉ मटेरियल भी अच्छा यूज कर रहे हो, अच्छी स्किल यूज कर रहे हो, अच्छी मशीनरी यूज कर रहे हो, फिर कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो ये तब होता है जब नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो तकनीकी है, इस तकनीकी से आपके अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो भी कम कॉस्ट में बन जाए, टेक्नोलॉजी। अब इसीलिए यूरोप में होड़ लग गई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की, नई नई वैज्ञानिक खोज करने की होड़ लग गई, उद्योग स्थापित करने की होड़ लग गई, नए नए मार्केट प्लेस सर्च करने की होड़ लग गई। और फिर ये व्यापारिक कंपनियां यूरोप से बाहर निकलने लगी। पहले भी यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार होता था, हमने कल पढ़ा था, व्यापारिक मार्ग थे, है ना, 2 समुद्री मार्ग थे, जल मार्ग और 1 स्थल मार्ग, हमने कल पढ़ा। और क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य आ गया था, इस वजह से ज्यादा उसके ऊपर शुल्क लगा दिया गया, तो व्यापार में लाभ कम हुआ। अब यूरोप में, अब सोच के देखिए, जो टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस होता जा रहा है, जिसकी तकनीकें विकसित होती जा रही है, वो व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा, वो समाज निर्भर रहेगा। वो समाज कैसा होता चला जाता है? इंडिपेंडेंट होता चला जाता है। वो समाज स्वतंत्र विचारधारा का होता चला जाता है, उसे बाउंडेशन नहीं चाहिए। फिर वो क्या कहेगा? विकल्प तलाश लेंगे हम, ऑल्टरनेट सर्च कर लेंगे। और ऑल्टरनेट सर्च करने के लिए उन्होंने क्या किया? यूरोप से बाहर निकले। अब कल वाला मैप देखिए, जब यूरोप से बाहर निकले तो बताइए कौन सा रूट था उनके पास? अभी नेचर समझ में आ गया ना। व्यापारिक कंपनी थी तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लाभ, कीमत कम से कम लगे, लाभ ज्यादा से ज्यादा हो, जिम्मेदारियां कम से कम मिले, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? अभी जब ये इंडिया में जब एंट्री होगी इनकी, तब देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि भारत जैसे इतने मतलब ये कहीं इतने सक्षम देश में, जहाँ इतने बड़े बड़े क्षेत्रीय शासक रहे, वहां पर इन कंपनियों ने कैसे कब्जा जमाया। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इनका नेचर समझ में आ जाए, अब आगे की कहानी बहुत इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो यूरोप का मैप, पूरा यूरोप का मैप बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लो।
अब देखो, जब ये एशिया की तरफ जब ये आए, ठीक है, तो कौन से रास्ते से आए? इधर से घूम के, ठीक है, इधर से घूम के आए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यूरोप का ये कौन सा हिस्सा है? ये पूर्वी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है? कौन सा हिस्सा है ये? कौन सा है? पश्चिमी यूरोप है ना, है ना? पश्चिमी यूरोप है। और पश्चिमी यूरोप में अगर आप कंट्रीज देखोगे तो यहाँ पर सबसे, यहाँ पे कौन सी कंट्री है? पोर्तुगीज, है ना, पुर्तगाली। फिर स्पेन, फ्रांस, इधर ब्रिटेन। तो कहने का मतलब ये है, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब भी हम भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन की बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत में कौन कौन सी कंपनी आई? भारत में पोर्तुगीज आए, भारत में ब्रिटिशर्स आए, डच आए, डेन आए, डेनिश, है ना, और फ्रेंच आए। यही क्यों आए? यही क्यों आए? क्योंकि ये कहां पे थे? क्योंकि ये वेस्टर्न यूरोप में थे और ये जो तटीय क्षेत्र था इसके समीप थे। तो अगर यूरोप से बाहर निकलना होगा समुद्री मार्ग से तो सबसे पहले कौन निकलेंगे? यही निकलेंगे। दूसरी बात, ये इटली के आसपास पुनर्जागरण वाला क्षेत्र, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा हुआ। इसी क्षेत्र में आप देखोगे, ठीक है, तो जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यूरोप के, तटीय क्षेत्र है तो नेचुरल रिसोर्स भी यहाँ पे है, तटीय क्षेत्र है तो समुद्री व्यापार करने की परिस्थितियां भी इन्हीं के पास फेवरेबल हैं। बंदरगाह क्षेत्र होने चाहिए तभी तो व्यापार होगा ना, समझ रहे हो? तो बाहर विदेशी व्यापार करने की जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं वो भी इनके पास ही ज्यादा थी। इसीलिए ये देश, यूरोप के ये देश बाहर निकले यूरोप से, इनकी कंपनीज बाहर निकली यूरोप से एशिया की तरफ। समझ आया? पक्की बात है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब हम वन बाय वन उन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे यूरोप की जो भारत में आई। सबसे पहले भारत में किसने प्रवेश किया? सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है, लिखो पुर्तगाली कंपनी। लिखो, लिखो, हेडिंग लिखिए, पुर्तगाली। भारत आने वाले यूरोप वासियों में सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसी में लिखते चलिए। लिखिए, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट, केरल राज्य के कालीकट में पहुंचे। कब पहुंचे? 1498। जब हम केरला के बारे में बात करते हैं, इस समय के केरल की बात करते हैं, तो केरल में 3
डिविजन्स थे, या ये कहीं 3 राज्य थे, छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियां थी, ठीक है। इनमें एक है कालीकट, ये नदर्न मोस्ट, उसके बाद कोचीन, और सदर्न मोस्ट था त्रावणकोर। ठीक है, सबसे पहले कालीकट, फिर कोचीन, और फिर त्रावणकोर। तो वास्को डी गामा कहां पहुंचे थे? वास्को डी गामा कहां पहुंचे थे? वो पहुंचे थे कालीकट में। 1498 में वास्को डी गामा रीच्ड एट कालीकट। ठीक है, अब यहां पहुंच गए। कहते हैं कि जिस समय कालीकट में वास्को डी गामा पहुंचे उस समय, ठीक है, जमोरिन्स का यहाँ पर शासन था, जमोरिन राजा, हिंदू राजा। ठीक है, तो जब ये पता चला कि पुर्तगाल से व्यापारी आए हैं कालीकट के तट पर, जब ये पहुंचे तो इनका भरपूर स्वागत किया गया। ठीक है, लिखो, जमोरिन राजा के द्वारा, जमोरिन राजा के द्वारा इनका स्वागत किया गया। ही वॉज वेलकम्ड बाय जमोरिन किंग। जमोरिन राजा के द्वारा इनका स्वागत किया गया। ठीक, अब देखो 1498 1498 में वास्को डी गामा आए, यहां से वापस यहां जब उन्होंने देखा कि हाँ किस तरीके मार्ग हमने खोज लिया है, यहां से जाते वक्त इन्होंने क्या किया, अपने जहाज में ये मसाले भरकर, विशेष रूप से क्या, काली मिर्च भरकर ये यहां से लेकर गए। ठीक है, ये जो हिंदू किंग थे ये इसी नाम से पॉपुलर थे, जमोरिन्स। ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे ना, इसी नाम से, जो पूरा इनकी जो रिजीम जो चली आ रही थी, इसी नाम से पॉपुलर थी। शासक ही थे, राजा थे।
त्रावणकोर, हाँ त्रावणकोर, त्रावणकोर भी बोलते हैं, ट भी लिखते हैं, ठीक है, त्रावणकोर। अच्छा, तो 3 भागों में विभाजित था, कौन कौन से थे? कालीकट, कोचीन और त्रावणकोर। अब पुर्तगाली पहुंच गए वहां पर, कहां पर? केरल में पहुंच गए, कालीकट में सबसे पहले पहुंचे। ये जो 3 छोटे छोटी क्षेत्रीय शक्तियां थी, इन छोटी शक्तियों में से ये जो दोनों थी एक दूसरे के राइवल्स थे। राइवल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होना, है ना। अब पड़ोसी जो होंगे, मतलब शत्रु वाला भाव रखना एक दूसरे के प्रति। जो पड़ोसी होते हैं वो अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार करने के चक्कर में शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। अब पहले पहुंच गए पुर्तगाली व्यापारी, कालीकट पहुंच गए, तो उन्होंने उनका भरपूर स्वागत इसलिए किया, उनको लगा कि विदेशी जो व्यापारी हैं, अगर इनके साथ कालीकट में व्यापार होगा तो कालीकट का विकास होगा, यहाँ से व्यापार करेंगे। तो उन्होंने बढ़ावा दिया इस चीज को, स्वागत किया इनका। और जो वास्को डी गामा थे ये वहां से वापस चले गए। तो लिखो, वास्को डी गामा यूरोप लौटते वक्त अपने साथ भारतीय मसाले, विशेष रूप से